तो हम स्टेट पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे थे। स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर हमने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट सब टॉपिक डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर हमने समझा था स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। आज हम फर्स्ट यूनिट का सेकंड सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड सब टॉपिक के अंदर आता है इवोल्यूशन ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से इंडिया के अंदर स्टेट पॉलिटिक्स इवॉल्व हुई, किस तरह से इंडिया के अंदर स्टेट पॉलिटिक्स का विकास हुआ, किस तरह से इंडिया की रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट देखने को मिली। जैसा कि हमने देखा था कि 1950 से लेके 1967 के आसपास तक कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी नेशनल पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रही थी। कांग्रेस पार्टी नेशनल लेवल पे भी अपनी सरकार बना रही थी और मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही थी। तो स्टेट पॉलिटिक्स एक अलग डिसिप्लिन इमर्ज होके नहीं आया था। स्टेट पॉलिटिक्स को अलग तरीके से स्टडी नहीं किया जा रहा था, या स्टेट पॉलिटिक्स को एक स्टेट पर्सपेक्टिव से उस दौरान स्टडी नहीं किया जा रहा था, क्योंकि एक ही पॉलिटिकल पार्टी की पूरे देश भर में सरकार थी, रीजनल लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी। लेकिन 1956 में हमने देखा कि भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाई जाएं, इसकी पूरे देश भर में आवाज उठने लगी और यह कहा गया कि लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए। और 1956 के अंदर ही हमने ये देखा कि आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट स्टेट बनाया गया। किसके आधार पे? भाषा के आधार के ऊपर। लेकिन जब भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाने की बात आई तो वो बात किसने की? वो बात वहां के लोकल लोगों ने की, वहां के ग्रुप्स ने की, वहां के सोशल एक्टिविस्ट ने की, वहां के जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने की। तो उसकी वजह से वहां पे एक हमें देखने को मिलता है कि एक लोकल लीडरशिप उभर के आती है और वही लोकल लीडरशिप रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बनाती है। तो इसीलिए जो लोकल इंटरेस्ट थे लोगों के, जो रीजनल इंटरेस्ट थे, जो लोगों की मांगें थी, उन मांगों को रिप्रेजेंट करने के लिए रीजनल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज बनी। तो हमने 1956 में देखा कि पहली बार रीजनल पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान आकर्षित हुआ, ध्यान दिया गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि 1960s में ये कहा गया कि इंडिया की स्टेट पॉलिटिक्स को भी सीरियस लेना चाहिए। इंडिया की स्टेट पॉलिटिक्स को भी स्टेट पर्सपेक्टिव से हमें समझना होगा। इसीलिए बहुत सारे राइटर्स जो थे, जो पॉलिटिकल थिंकर थे, उन्होंने ये आवाज उठाई कि इंडिया की स्टेट पॉलिटिक्स को भी हमें सीरियसली समझना चाहिए। तो हमने देखा कि 1960s में एक आवाज उठने लगी कि स्टेट पॉलिटिक्स को एक नए नजरिए से पढ़ा जाए। उसी के लिए अमेरिका के अंदर 2 कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई मायरन वीनर के द्वारा, एक 1961 में और सेकंड 1964 में। ये क्यों करवाई गई? ताकि स्टेट पॉलिटिक्स को एक नए नजरिए से पढ़ा जाए, स्टेट पॉलिटिक्स को भी सीरियसली लिया जाए, स्टेट पॉलिटिक्स को भी क्लोजली एग्जामिन किया जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 बुक्स पब्लिश हुई, 2 बुक्स लिखी गई। पहली बुक का नाम था स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया 1968, जो कि मायरन वेनर के द्वारा लिखी गई थी, और दूसरी बुक का नाम था स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया 1976, जो कि इकबाल नारायण के द्वारा लिखी गई थी। इन दोनों बुक्स का ऑब्जेक्टिव भी यही था कि स्टेट पॉलिटिक्स को पढ़ा जाए, स्टेट पॉलिटिक्स को जो है एज ए डिफरेंट सब्जेक्ट समझा जाए, स्टेट पॉलिटिक्स को भी क्लोजली एग्जामिन किया जाए। इन दोनों बुक्स के अंदर जब हम पहली किताब की बात करते हैं, जो कि मायरन वेनर के द्वारा एडिट की गई, जो लिखी गई, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक सिलेक्टिव अप्रोच वो अडॉप्ट करते हैं। वो पूरे एक कॉम्प्रहेंसिव वे से या फिर एक सब्जेक्टिव वे से हमारे स्टेट पॉलिटिक्स को समझने की बात नहीं करते हैं। लेकिन जब हम स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया 1976 की बात करते हैं, जो कि इकबाल नारायण के द्वारा लिखी गई है, उसके अंदर उन्होंने एक कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच हमें दी कि किस तरह से स्टेट पॉलिटिक्स को पूरे तरीके से कॉम्प्रहेंसिव वे से समझा जाए, एक नए पर्सपेक्टिव से समझा जाए। तो ये 2 बुक्स हमारे स्टेट पॉलिटिक्स के लिए काफ़ी अहमियत रखती हैं। और साथ ही साथ इसके पहले हमने 2 कॉन्फ्रेंसेस की बात की, जो कि अमेरिका में करवाई गई थी, जिसके अंदर ये डिस्कस किया गया कि किस तरह से इंडिया की पॉलिटिक्स को एक नए पर्सपेक्टिव से समझा जाए। जब हम स्टेट पॉलिटिक्स के इवोल्यूशन की बात करते हैं, जब हम स्टेट पॉलिटिक्स के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हम उसको 4 स्टेजेस में समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से 1950s और 1960s के टाइम पे स्टेट पॉलिटिक्स इवॉल्व हुई। उसके बाद हम देखते हैं 1970s में कैसे स्टेट पॉलिटिक्स इवॉल्व हुई, और उसके बाद हम देखते हैं 1980s में कैसे हुई, और 1990s ऑनवर्ड्स, 1990 से आगे किस तरह से स्टेट पॉलिटिक्स इवॉल्व हुई।
ये 4 स्टेजेस हैं जिसके थ्रू हम समझते हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर रीजनल पॉलिटिक्स या फिर स्टेट पॉलिटिक्स इवॉल्व हुई। तो आइए अब इन सब स्टेजेस को एक एक करके समझते हैं। तो अब हम पहली स्टेज देखेंगे कि 1950s और 60s में इंडिया के अंदर स्टेट पॉलिटिक्स किस तरह से इवॉल्व हुई, या फिर 1950s और 1960s के टाइम पे इंडिया के अंदर किस तरह से स्टेट पॉलिटिक्स चल रही थी। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1950s और 1960s के दौरान कांग्रेस का डोमिनेंस था, और कांग्रेस के डोमिनेंस के अंदर हमें देखने को मिला कि सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी कांग्रेस की सरकार बन रही थी। सेंट्रल लेवल पे तो मेजॉरिटी कांग्रेस की आ रही थी, लेकिन स्टेट लेवल पे भी मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार बन रही थी। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टेट लेवल पे सरकारें बन रही थी, जो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट्स बन रही थी, वो एक शैडो था सेंटर का, क्योंकि सेंटर के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और स्टेट के अंदर भी कांग्रेस की सरकार बन रही थी। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर सेंटर का एक शैडो था। उसके बाद हम देखते हैं कि 1950s और 1960s के आसपास मेन फोकस जो था ना, वो नेशन बिल्डिंग का था, वो था नेशनल सिक्योरिटी का, वो नेशनल यूनिटी का था। ओवरऑल नेशन को किस तरह से बिल्ड किया जाए उसके ऊपर फोकस किया जा रहा था। रीजनल इंटरेस्ट के ऊपर बहुत कम फोकस किया जा रहा था। रीजनल डिमांड्स के ऊपर, एस्पिरेशंस के ऊपर कम फोकस किया जा रहा था। ये देखा जा रहा था कि ओवरऑल हमारे देश को किस तरह से आगे बढ़ाना है। उसी के साथ साथ हमने देखा कि जो स्टेट पॉलिटिक्स थी वो एक डिटो कॉपी थी सेंटर पॉलिटिक्स की, क्योंकि सेंटर के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी और स्टेट के अंदर भी कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद हमने देखा 1970 तक ये सिस्टम चलता रहा, 1967 तक। और उसी के साथ साथ हमने 1956 के आसपास देखा कि किस तरह से लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की डिमांड्स उठने लगी। ये कहा जाने लगा कि भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाई जाए। उसी वक्त हमें एक डिमांड देखने को मिली कि भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाई जाए, और ये साउथ इंडिया से ज़्यादा डिमांड आ रही थी। उसी के साथ साथ हमने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर देखा कि इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई, विद्रोह स्टार्ट हो गया, और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी फ्लैबिसाइड की डिमांड उठना स्टार्ट हो गई। और इसी के साथ साथ हमें एक चीज और देखने को मिली कि 1960s के टाइम पे हमें देखने को मिला कि बहुत सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ऐसी डेवलप हुई, पॉलिटिकल लीडर्स डेवलप हुए, जिन्होंने कांग्रेस की पॉलिसीज को, कांग्रेस के एजेंडा को क्रिटिसाइज किया, लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया, मोबिलाइज किया कांग्रेस के अगेंस्ट, कांग्रेस की पॉलिसीज के अगेंस्ट। और इन सब चीजों की वजह से हमें एक चीज देखने को मिली। मैं 1950s और 1960s के टाइम पे जो कांग्रेस की हेजमनी थी, कांग्रेस का जो डोमिनेंस था, उसको चैलेंज किया गया। जैसे स्वतंत्र पार्टी इमर्ज होके आई, और भी बहुत सारी पार्टीज थी जिन्होंने कांग्रेस को अपोज किया, कांग्रेस के डोमिनेंस को चैलेंज किया, गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर। और उसी के साथ साथ हमने देखा कि जिस तरह से इन पॉलिटिकल पार्टीज ने एक रेजिस्टेंस डाला कांग्रेस के ऊपर, और उसके बाद 1967 की इलेक्शंस के अंदर हमें देखने को मिलता है कि कांग्रेस पार्टी बहुत सारी स्टेट्स में हार जाती है। और उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक लीडर्स के अंदर डिसेंटमेंट था, लीडर्स एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो उसकी वजह से जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था कांग्रेस के अंदर, उसकी वजह से 1969 में कांग्रेस पार्टी 2 हिस्सों में बट जाती है, कांग्रेस पार्टी का एक स्प्लिट हो जाता है। तो हमने स्टेट पॉलिटिक्स का इवोल्यूशन देखा 1950s और 1960s के टाइम का। अब हम सेकंड स्टेज की बात करेंगे। हम देखेंगे कि स्टेट पॉलिटिक्स 1970s में कैसे इवॉल्व हुई, 1970s के दौरान पे कैसे स्टेट पॉलिटिक्स की डेवलपमेंट हुई। जब हम 1970s की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम 1970 से लेके 1980 तक की बात कर रहे हैं। तो जब हम 1970s की बात करते हैं तो हमने देखा कि अब स्टेट पॉलिटिक्स इमर्ज हो चुकी थी। हमने देखा कि नेशनल पॉलिटिक्स जो कि कांग्रेस के द्वारा डोमिनेट की जाती थी, या फिर स्टेट पॉलिटिक्स भी जो कांग्रेस के द्वारा डोमिनेट की जाती थी, अब उसका शिफ्ट हो गया था। अब स्टेट लेवल पे अलग अलग रीजनल पार्टीज अपनी सरकार बना रही थी। तो हमें ये जो एक ट्रांजिशन देखने को मिला कि कांग्रेस डोमिनेंट पॉलिटिक्स जो पूरे देश में होती थी, स्टेट्स में भी और नेशनल लेवल पे भी, अब हमने देखा कि एक ट्रांजिशन आ गया। अब स्टेट लेवल पे अलग अलग रीजनल पार्टीज जो है
वो सरकार बनाने लगी और स्टेट पॉलिटिक्स भी इमर्ज होके आई। तो ये जो एक ट्रांजिशन था स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर, उसके कारण क्या थे? तो सबसे पहले हमने देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है 1960s के टाइम पे, और उसमें हमने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो कांग्रेस के अंदर थी वो लीडरशिप खत्म हो जाती है, जिससे कांग्रेस पार्टी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाती है। उसके बाद हमने देखा कि इंदिरा गांधी का राइज होता है, इंदिरा गांधी एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह उभर के आती है, और उसी के साथ साथ हमने देखा ग्रीन रेवोल्यूशन आता है। और जब ग्रीन रेवोल्यूशन आता है तो उससे एग्रेरियन डेवलपमेंट होती है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होती है, और बहुत सारे जो किसान थे, किसान लीडर थे, जैसे चौधरी चरण सिंह हो गए, उन्होंने काफ़ी सारे नॉर्थ इंडिया के अंदर किसानों को एक फ्रंट दिया, एक पॉलिटिकल फ्रंट दिया, जिसमें उन्होंने एक भारतीय क्रांति दल नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो नॉर्थ इंडिया के किसान थे, जो नॉर्थ इंडिया के लीडर थे, उनको एक पॉलिटिकल फ्रंट मिला, एक पॉलिटिकल बेस मिला। उसी के साथ साथ हम 1970s में ये भी देखते हैं कि बिहार के अंदर, हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर, पंजाब के अंदर और बहुत सारी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के अंदर काफ़ी सारे लीडर्स इमर्ज होके आते हैं, काफ़ी सारी रीजनल पार्टीज इमर्ज होके आती हैं, स्टेट पार्टीज इमर्ज होके आती हैं, और वो सब रीजनल पार्टीज जो हैं रीजनल इश्यूज को उठाती हैं। अब हमारे देश के अंदर जो रीजनल एस्पिरेशंस थी लोगों की, जो लोकल इश्यूज थे, जो खित्तों के इशू थे, जो स्टेट्स के इश्यूज थे, वो इश्यूज उठकर आते हैं। और इसी के साथ साथ पहले जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी स्टेट तक ही सीमित होती थी, लेकिन अब हमने देखा बहुत सारी स्टेट पार्टीज आगे आकर एक नेशनल लेवल पे फ्रंट बनाती है, एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है, जिसको हम जनता पार्टी की गवर्नमेंट बोलते हैं। जैसे ही इंदिरा गांधी की इमरजेंसी खत्म हुई, उसके बाद देश में चुनाव होते हैं, देश के चुनाव के अंदर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, जिसके अंदर बहुत सारी लोकल पार्टीज, रीजनल पार्टीज, स्टेट की पार्टीज, नॉर्थ इंडियन स्टेट की पार्टीज इकट्ठा होकर आई, एक साथ मिलकर आई, और उन्होंने नेशनल लेवल पे सरकार बनाई, जिसमें कांग्रेस पार्टी को हरा दिया गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सरकार जो है 1980 तक चलती है। वो सरकार मोरारजी देसाई की प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर बनी थी। 1980 तक वो सरकार चलती है। फिर सरकार के अंदर कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से 1980 में वो सरकार गिर जाती है, और फिर मिड टर्म इलेक्शंस को बुलाया जाता है। तो हमने 1970s के अंदर किस तरह से डेवलपमेंट देखा स्टेट पॉलिटिक्स का। हमने देखा कि स्टेट पॉलिटिक्स पूरी तरह से इमर्ज होके आई। नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बनी। उन पॉलिटिकल पार्टीज ने आगे आकर इकट्ठा मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई 1977 के अंदर, जिसने कांग्रेस पार्टी को हराया। और उस कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि स्टेट पार्टीज, रीजनल पार्टीज भी शामिल हुई, और अब सेंट्रल लेवल पे जो पॉलिटिक्स होती थी, जो नेशनल पॉलिटिक्स होती थी, उसमें रीजनल पार्टीज भी थी, उसमें स्टेट पार्टीज भी मिलकर आई थी। तो ये ट्रांजिशन हमने देखा 1970s के टाइम पे। तो ये डेवलपमेंट हमने देखा 1970s के टाइम पे सेकंड स्टेज में। अब हम थर्ड स्टेज की तरफ बढ़ेंगे। तो अब हम थर्ड स्टेज डिस्कस करेंगे। थर्ड स्टेज के अंदर किस तरह से हमारी स्टेट पॉलिटिक्स इवॉल्व हुई, हमारी स्टेट पॉलिटिक्स की डेवलपमेंट हुई। थर्ड स्टेज के अंदर हम 1980s की बात करेंगे। 1980s का मतलब हुआ 1980 से लेके 1990 तक कैसे हमारी स्टेट पॉलिटिक्स की डेवलपमेंट हुई। तो इसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी 1980s में मिड टर्म इलेक्शंस हुई, क्योंकि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन वो सरकार पूरी नहीं कर पाए, उनकी 1980s में सरकार बिखर गई। उस टाइम पे मिड टर्म इलेक्शंस होती है, जिसमें इंदिरा गांधी मेजॉरिटी हासिल करती हैं। लेकिन अब हमारी स्टेट पॉलिटिक्स का या नेशनल पॉलिटिक्स का एक सिनेरियो बदल गया था। अब जो हमारी स्टेट पॉलिटिक्स थी वो इमर्ज हो चुकी थी। वहां पे पॉलिटिकल लीडर्स भी इमर्ज हुए थे, रीजनल लीडर्स भी इमर्ज हुए थे। तो वो सब जो लोकल लीडर्स थे, जो रीजनल लीडर्स थे, उन लोगों ने इंदिरा गांधी को चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया। इंदिरा गांधी का जो स्ट्रक्चर था, इंदिरा गांधी की जो पॉलिसीज थी, उनको चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया। इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जो है अपना विद्रोह भी स्टार्ट किया, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें ऑटोनॉमी दी जाए, क्योंकि जो अलग अलग स्टेट्स थी हमारे देश के अंदर, अब वो सरकार से, अब नेशनल गवर्नमेंट से वो ऑटोनॉमी डिमांड कर रही थी। वो चाहती थी कि उनको भी पावर दी जाए, क्योंकि जब हम स्टेट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो जब स्टेट पॉलिटिक्स होगी तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की सरकार बनेगी, लेकिन नेशनल लेवल पे तो सेंटर की सरकार होगी। तो कांग्रेस क्या करती थी, या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल लेवल पे होगी, वो क्या करेगी, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो स्टेट
कि रीजनल पार्टीज हैं उनको पावर ही नहीं देंगे, उनको पैसे नहीं देंगे, उनको पूरी अथॉरिटी नहीं देंगे, तो उस टाइम पे ये एक डिमांड उभर के आई कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको भी पावर दी जाए, उनको ऑटोनॉमी दी जाए, उनको फाइनेंशियल पावर्स दी जाए, उनको पैसे दिए जाएं, रीजनल लीडरशिप को पावर दी जाए और रीजनल इंटरेस्ट को जो है वो कंसिडरेशन में लिया जाए। उसी के लिए उस टाइम पे एक सरकारिया कमीशन अपॉइंट होता है जो कि 1983 में अपॉइंट हुआ। इस सरकारिया कमीशन का क्या ऑब्जेक्टिव था, इसका क्या एम था, ये इसलिए अपॉइंट किया गया था ताकि सेंटर स्टेट रिलेशंस में जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो सेंटर स्टेट के रिलेशंस हैं, उनको अच्छे से समझा जाए और स्टेट्स को ऑटोनॉमी ग्रांट की जाए। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि 1980s के टाइम पे हमारे देश के अंदर कोलिशन पॉलिटिक्स का एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब नेशनल लेवल पे सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी से पूरी मेजॉरिटी नहीं आ रही थी, एक ही पॉलिटिकल पार्टी सरकार नहीं बना रही थी, अब अलग अलग रीजनल पार्टीज मिलकर सरकार बना रही थी, तो कोलिशन पार्टीज का एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया। उसी के साथ साथ हमने देखा बहुत सारी इंसर्जेंसीज मूवमेंट स्टार्ट हो गई, बहुत सारे विद्रोह स्टार्ट हुए अलग अलग स्टेट्स के अंदर, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर बहुत सारे फार्मर्स के प्रोटेस्ट हुए। और उसी के साथ साथ हमने देखा 1980s के टाइम पे एक ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड भी स्टार्ट हुआ। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि अब आप पूरी दुनिया से जुड़ने लगे हो। तो ये था 1980s के टाइम पे हमारी स्टेट पॉलिटिक्स का डेवलपमेंट, जो कि हमने तीसरी स्टेज के अंदर पढ़ा है। अब हम चौथी स्टेज की तरफ बढ़ेंगे। तो हम स्टेट पॉलिटिक्स की किस तरह से डेवलप हुई इंडिया के अंदर, उसकी अब लास्ट स्टेज तक आ पहुंचे हैं। अब हम लास्ट स्टेज की बात करेंगे। हम देखेंगे कि 1990s ऑनवर्ड, 1990 से आगे किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर स्टेट पॉलिटिक्स की डेवलपमेंट हुई, स्टेट पॉलिटिक्स इमर्ज हुई। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि 1990 के बाद जो स्टेट पॉलिटिक्स थी वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई। हमें देखने को मिलता है कि 1990s के बाद जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी वो और भी ज़्यादा इमर्ज होके आई, लोगों का और भी ज़्यादा सपोर्ट मिला रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि लोग अपने आप को ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते थे रीजनल पार्टीज के साथ, और रीजनल पार्टीज जो है वो लोकल इश्यूज को जो है वो उठाती थी। इसीलिए रीजनल पार्टीज और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई, लोग ज़्यादा वोट करने लगे रीजनल पार्टीज को एज कम्पेयर टू नेशनल पार्टीज को। और जिससे हमें देखने को मिला कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त इमर्ज होके आई, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर इमर्ज हुई, बहुजन समाज पार्टी हो गई जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर थी, तृणमूल कांग्रेस हो गई जो कि ममता बनर्जी के द्वारा लेड की गई, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर इमर्ज हुई। उसके बाद हमने आरजेडी देखी, राष्ट्रीय जनता दल, जो कि बिहार में, एनसीपी देखी, नेशनल कांग्रेस पार्टी जो कि शरद पवार की है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर इमर्ज होके आई। उसके बाद हमने देखा शिवसेना, जो कि हिंदुओं की पार्टी कहा जाता है, महाराष्ट्र में इमर्ज होके आई। डीएमके, एआईडीएमके, जिसमें हमने देखा कि ये तमिलनाडु में दोनों पॉलिटिकल पार्टीज काफ़ी जोरों शोरों से इमर्ज होके आई। तो हमें क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला कि लोगों का विश्वास रीजनल पार्टीज के ऊपर अब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। बहुत सारी रीजनल पार्टीज अब इमर्ज होके आ रही थी, बहुत सारे रीजनल इंटरेस्ट को अब उजागर किया जा रहा था। अब दौर था कोलिशन पॉलिटिक्स का। अब बहुत सारी रीजनल पार्टीज मिलकर कोलिशन बनाती थी, सरकार बनाती थी। और उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि उस टाइम पे बहुत सारी मूवमेंट्स हुई, जैसे कि बहुत सारी दलित की मूवमेंट हुई जो कि बहुजन समाज पार्टी के द्वारा लीड की जा रही थी, मायावती की लीडरशिप के अंदर। उसके बाद हमने देखा बहुत सारी बैकवर्ड क्लासेस की मूवमेंट भी इमर्ज होके आई, जैसे कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी बैकवर्ड क्लास की मूवमेंट्स उभर कर सामने आई। और उसी के साथ साथ हमने देखा बहुत सारे ट्राइबल्स की मूवमेंट्स जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में उभर कर आई। उसी के साथ साथ हम 1990s में क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर फॉरेक्स रिजर्व बिल्कुल खत्म हो गया था। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ चुका था, हमारे पास पैसे ही नहीं थे हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर पाए। तो इस चीज़ के लिए हमने लोन के लिए काफ़ी जो इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ हैं उनके पास लोन के लिए अप्लाई किया। उन्होंने हमें लोन तो दिया लेकिन कुछ कंडीशंस रखती। वो कंडीशंस क्या थी? उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी इकोनॉमी है वो पहले बंद इकोनॉमी थी, क्लोज थी, या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। अब तुम्हें तुम्हारी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा। अब तुम्हें एक मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा, वो है एलपीजी। एलपीजी रिफॉर्म्स आपको यहाँ पे लाने होंगे। कि एलपीजी का मतलब क्या है कि आपको अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना होगा, प्राइवेटाइज करना होगा, ग्लोबलाइज करना पड़ेगा। तो ये कंडीशंस हमारे सामने आईएमएफ ने रखी, उन अथॉरिटीज़ ने रखी जिनसे हमें लोन चाहिए था। तो हमारा जो पॉलिटिको इकोनॉमिक सिनेरियो था वो भी चेंज हो गया। हमारे जहाँ जो पूरे देश के अंदर इकोनॉमिक सिनेरियो था वो भी चेंज हो गया था।
और उसी के साथ साथ हमने देखा बहुत सारी इंसर्जेंसी मतलब बहुत सारे विद्रोह, स्टेट के विद इन बहुत सारी टेंशंस क्रिएट होने लगी। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी मिलिटेंसी देखने को मिली, बहुत ही विद्रोह देखने को मिले। तो इस तरह से हमने देखा कि 1980s के टाइम पे स्टेट पॉलिटिक्स इवॉल्व होके आती है, स्टेट पॉलिटिक्स और भी मजबूत होती है, स्टेट पॉलिटिक्स कोलिशन पॉलिटिक्स के अंदर अपनी सरकार बनाती है। तो ये 4 स्टेजेस हमने 1 बाय 1 कवर की हैं, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हमारी स्टेट पॉलिटिक्स जो है वो इवॉल्व हुई, हमारी स्टेट पॉलिटिक्स की डेवलपमेंट हुई। तो अब हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। हमने देखा कि किस तरह से हमारे देश के अंदर जहां पे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस हुआ करता था, वो डोमिनेंस खत्म होने लगा। हमारे यहाँ एक शिफ्ट आने लगा, वो शिफ्ट था स्टेट पॉलिटिक्स की तरफ। हमने देखा किस तरह से हमारे देश की पॉलिटिक्स में चेंजेस आने लगी। हमारे देश के अंदर आस्ता आस्ता हमारे स्टेट की पॉलिटिक्स की रेलिवेंस बढ़ती गई। हमारे देश के अंदर हमारे जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी उनकी अहमियत बढ़ती गई। और 1980s और 1990s में हमने देखा कि इन स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज की और भी रेलिवेंस बढ़ी। अब हमें देखने को मिल रहा था नेशनल लेवल पे भी कोलिशन गवर्नमेंट्स की सरकारें बन रही थी, और उसमें हमें ये देखने को मिला कि चाहे बीजेपी लेड कोलिशन हो या फिर कांग्रेस लेड कोलिशन हो, उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज जो कि रीजनल लेवल की थी वो भी मिलकर सरकार बना रही थी, उनको भी मिनिस्ट्रीज मिल रही थी, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज मिल रही थी। तो हमने देखा कि किस तरह से रीजनल पार्टीज जो है वो किंग मेकर्स का रोल प्ले करने लगी। हमने देखा कि कांग्रेस की जब बीजेपी की सरकार अगर देश भर में बननी है तो उसके अंदर रीजनल पार्टीज का काफी ज्यादा योगदान था। तो ये रीजनल पार्टीज किंग मेकर्स की तरह काम करने लगी। अगर ये उस तरफ चली गई तो बीजेपी जीत गई, अगर उस तरफ चली गई तो कांग्रेस जीत गई। तो ये एक किंग मेकर्स का काम करने लगी, जिससे इनकी रेलिवेंस और भी बढ़ती गई। तो हमने देखा नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में भी रीजनल पार्टीज की रेलिवेंस काफी बढ़ती गई, और इसी तरह से हमारे देश के अंदर स्टेट पॉलिटिक्स इवॉल्व हुई। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपके साथ इसी यूनिट के तीसरे सब टॉपिक को लेकर। तब तक बाय बाय, टेक केयर।